हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में कि हमें किस टाइप के नेटवर्क में कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है एज़ कम्पेयर टू इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इसीलिए हमने बिगनिंग जो है वो कंप्यूटर साइंस से की है। इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो कंप्यूटर साइंस में भी इंक्लूडेड हैं, इसलिए हम दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो साइड बाय साइड करते चलेंगे। एट प्रेजेंट हमने 2 यूनिट्स एक साथ स्टार्ट की हैं, डेट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो आपके एग्ज़ाम का बड़ा पार्ट कवर करती हैं। आपका एग्ज़ाम टोटल 35 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 20 मार्क्स का आएगा और कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। तो जिस भी स्टूडेंट को जिस यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो पहले उस यूनिट को कवर अप कर सके, इसलिए हमने दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो साइड बाय साइड स्टार्ट कर ली हैं। आज जो है ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग का 8th पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 10 जो है आपका कंप्यूटर साइंस का यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क्स वाला जो चैप्टर है उसे बिगनिंग से स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स हमने पढ़े, डेट इज़ लैन वैन मैन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। हमने अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज पढ़ी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड। हमने ट्रांसमिशन मीडियम्स के बारे में पढ़ा कि गाइडेड मीडिया जो होता है वो वायर्ड होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल पेयर्स, और इसके अलावा जो आपके अनगाइडेड मीडिया होते हैं डेट इज़ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वगैरह। और उसके बाद लास्ट क्लास में जो हमने कवर किया था वो थे आपकी नेटवर्क डिवाइसेस, डेट इज़ मोडम, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, वाईफाई कार्ड्स एक्सेट्रा। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास अलग अलग तरह के टोपोलॉजीज हैं, तो हम अपने नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी को सिलेक्ट करें। हमारे पास इतनी तरह के हार्डवेयर नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हम कौन से डिवाइसेस की हमें रिक्वायरमेंट है अपने नेटवर्क में, तो किस टाइप के नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस की, कौन से ट्रांसमिशन मीडिया की, कौन सी टोपोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप अभी तक की जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट चेकलिस्ट्स। The following checklist provide a general idea of the component for different type of network। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के नेटवर्क में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन इज़ फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल लैन। अगर आपको एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो डेवलप करना है एक बिल्डिंग के अंदर, तो उसके लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले क्लाइंट कंप्यूटर्स, जिनमें आपका NIC कार्ड इंस्टॉल्ड हो। हमने NIC कार्ड के बारे में पढ़ा था, वो हमारे डिवाइस को यानी कि जो हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उन्हें एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं, और नेटवर्क पे उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जिसके थ्रू बाकी जो होस्ट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सर्वर हैं, वो उस सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। सेकेंड वन इज सर्वर, जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है, हमें उसकी ज़रूरत होगी। हब की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हम अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं, हमारे होस्ट्स हैं, उन्हें हम कनेक्ट कर सकें। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है जिसे हम अपने सर्वर में इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारी जो नेटवर्किंग टास्क हैं वो फुलफिल हो सकें। तो अगर हमें एक छोटा सा लोकल एरिया नेटवर्क बिल्ड करना है जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हमें इन सारे डिवाइसेस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आपको कुछ ऑफिसेज या कुछ डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। अभी फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा वो था हमें एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के ही अंदर लैन डेवलप करना था। अब अगर हमें अलग अलग ऑफिसेज या डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है।
फर्स्ट वही क्लाइंट्स विद NIC कार्ड, यानी कि जिन भी कंप्यूटर्स को आपको अपने नेटवर्क में कनेक्ट करना है उन सब में NIC कार्ड जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सेकंड हमारा सर्वर होना चाहिए जो हमारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। हमें हब्स की ज़रूरत पड़ती है, स्विचेस की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हमारा एक बिल्डिंग के ही अंदर नेटवर्क था वहाँ हमें स्विच की कोई ज़रूरत इतनी नहीं थी, हब से ही हमारा जो टास्क है वो फुलफिल हो रहा था। बट अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि हब जो है वो क्या करता है, डाटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है एक क्लाइंट से या एक नोड से। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो उस इन्फॉर्मेशन को बाकी सारी नोड्स पे ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर एक बिल्डिंग के अंदर ही आपका नेटवर्क है तो कोई इशू नहीं है, एक क्लाइंट से या एक नोड से जो इन्फॉर्मेशन आई वो बाकी सबको ट्रांसफ़र हो गई। बट जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं तो अगर एक डिवाइस से इंफॉर्मेशन आई है तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। जो हमारे अलग से डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट नहीं होनी चाहिए। अब हमें कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो डेस्टिनेशन एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सके और उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाए जिसके लिए कि वो डेस्टाइंड है। तो उसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने हब्स भी मेंशन किया है, तो क्योंकि यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हम हब की हेल्प से कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे और फिर जब सारे डिपार्टमेंट में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो उन डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज़ करेंगे। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिए होता है जिसकी हेल्प से हमारा सर्वर वर्क करता है। नेक्स्ट वन इज राउटर फॉर शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं तो यहाँ हमें राउटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे कि जब हमें एक बिल्डिंग के ही अंदर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होता है तब हमें कौन से डिवाइसेस चाहिए, और अगर हमें मल्टीपल ऑफिसेज, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है तो हमें कौन कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फॉर कनेक्टिंग डिस्पर्स्ड ऑफिस साइट। ऐसी ऑफिस साइट्स को कनेक्ट करने के लिए जो एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे होती हैं, उसके लिए सबसे पहले जो डिवाइस हमें चाहिए होते हैं वो होते हैं हमारे क्लाइंट्स जिसमें हमारा NIC कार्ड इंस्टॉल होना चाहिए। विदाउट NIC कार्ड किसी भी सिस्टम को आप नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि NIC कार्ड ही ऐसा डिवाइस होता है जो आपके सिस्टम को यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आप उसे नेटवर्क पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसी की हेल्प से जो होस्ट्स होते हैं, नोड होते हैं, वो नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। सेकेंड वन इज सर्वर। विदाउट सर्वर आपका नेटवर्क वर्क नहीं करता है। सर्वर में हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड होने चाहिए। इसके अलावा हमें हब्स की ज़रूरत पड़ती है। एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जितने भी कनेक्शन आपको इस्टेब्लिश करने हैं वो हब की हेल्प से होंगे। अब अगर आपको मल्टीपल ऑफिसेस को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको स्विचेस और राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और राउटर्स आपके कहाँ कहाँ पर होने चाहिए, हर उस लोकेशन पर जहाँ पे आपका जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। राउटर्स एट ईच लोकेशन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन शेयर्ड इंटरनेट एक्सेस। तो क्योंकि आपके ऑफिस जो हैं वो बहुत अलग अलग साइट्स पे हैं तो उनके कनेक्शन के लिए हमें हर लोकेशन पे राउटर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन इज केबलिंग। नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क सर्विसेज, डेट इज ISDN एंड लीज्ड लाइन्स एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज एक्सेस सर्वर फॉर डायल अप एक्सेस फॉर रिमोट यूज़र। तो यानी कि अगर हमें कोई वाइड एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो उसमें जो हमारे डिवाइसेस हैं उनकी काउंटिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्लाइंट, सर्वर, हब, स्विचेस, राउटर्स, ये तो आपको चाहिए ही होते हैं। उनके साथ साथ जो है हमें ऐसी जो वाइड एरिया नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, डेट इज़ ISDN, इंटरनेट सर्विस, लीज्ड लाइन्स, ये सब की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। साथ ही साथ हमें एक्सेस सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें डायल अप एक्सेस प्रोवाइड करता है रिमोट यूज़र्स के लिए।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि हमें सर्वर जो है वो अपने नेटवर्क में कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। हमारे पास जो सर्वर है, अगर हमने हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमने कनेक्ट किया है, अलग अलग ऑफिसेस को हमने कनेक्ट किया है, तो हमें नेटवर्क में सर्वर की लोकेशन जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सर्वर जो है वो उसके लिए कौन सी बेस्ट लोकेशन है नेटवर्क में। तो चलिए देखते हैं। The key to good network design is how you place client in relation to server। एक अच्छा नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो है क्लाइंट्स को सर्वर से कैसे रिलेट करते हैं और उनकी जो प्लेसेस हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं। Ideally, client computer should be placed on the same logical network as the servers they access most often। जनरली क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं वो उसी सेम नेटवर्क में होने चाहिए जहाँ पे आपका सर्वर है, जिसे कि वो सबसे ज़्यादा एक्सेस करते हैं। जो आपके क्लाइंट्स हैं वो जिस सर्वर को सबसे ज़्यादा एक्सेस करते हैं, अगर वो सर्वर और आपके क्लाइंट्स सेम लोकल एरिया नेटवर्क में होंगे तो आपका ट्रैफिक जो है वो बहुत ही कम होगा, आपके नेटवर्क की एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। Here's a good rule of thumb. In a properly designed small to medium sized network environment, 80% of the traffic on a given network segment is local and not more than 20% of the network traffic should need to move across a backbone। किसी भी नेटवर्क में अगर आप चेक करेंगे तो जो 80% ट्रैफिक होता है वो एक ही सेगमेंट के अंदर का होता है, वो लोकल होता है, यानी कि जो आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो सेम वर्क ग्रुप के अंदर होता है जहाँ पे आपका सोर्स कंप्यूटर है। 20% नेटवर्क ट्रैफिक या 20% डाटा ही ऐसा होता है जो किसी और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए होता है, यानी कि ऐसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर के लिए होता है जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर है। जनरली आप जो कम्युनिकेशन करते हो वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ही होता है, तो इसलिए 80% ट्रैफिक जो है वो लोकल होता है और 20% ट्रैफिक ही जो है वो आउटसाइड रिसोर्सेज के लिए होता है। For example, a network connects the computer of 3 buildings having number of computers as, आपके पास एक बिल्डिंग में जो है वो 120 कंप्यूटर्स हैं, एक बिल्डिंग में आपके पास 20 कंप्यूटर्स हैं और एक बिल्डिंग में 25 कंप्यूटर्स हैं, और आपको इन तीनों बिल्डिंग्स के अंदर एक नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो अगर यहाँ पे आप 80-20 वाला रेशो फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सर्वर को जो है वो किस बिल्डिंग के अंदर प्लेस करना चाहिए। तो आई होप कि अभी जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आप ये क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो बिल्डिंग ए में है, तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक भी बिल्डिंग ए में होगा, तो इसलिए हमें सर्वर को बिल्डिंग ए में ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर 120 कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे तो उसका 80% जो ट्रैफिक है वो बिल्डिंग बी और बिल्डिंग सी के 80% ट्रैफिक से कहीं ज़्यादा होगा, तो बिल्डिंग ए का जो ट्रैफिक है वो वहीं पर रहे मैक्सिमम ट्रैफिक। उसके लिए बेटर क्या है कि सर्वर को बिल्डिंग ए में प्लेस किया जाए, तो वही यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। Here as per 80-20 rule, the server should be placed in building A, कि बिल्डिंग ए में जो है हमें सर्वर को प्लेस कर देना चाहिए as it hosts maximum number of computer, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा है। Similarly, if a network connect 4 offices having number of computers as Office CP is having 220 computers, Office MR is having 85 computers, Office BR is having 75 computers and Office KG is having 40 computers. इन 4 ऑफिसेस को आपको आपस में कनेक्ट करना है, तो 80-20 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने सर्वर को उस ऑफिस में रखना चाहोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट है, और वो आपका कौन सा ऑफिस है, ऑफिस सीपी। तो यहाँ पे आपके सर्वर के लिए बेस्ट लोकेशन क्या होगी, ऑफिस सीपी इज द बेस्ट लोकेशन। सो वही आपको यहाँ पे गिवन है। Office CP should house the server to keep the maximum traffic local as it has the maximum number of computers, क्योंकि वहाँ पे number of computers जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो इसलिए सर्वर की लोकेशन के लिए वो बेस्ट है।
नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमें कौन सी ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए किस सिचुएशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कब जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स को सिलेक्ट करना चाहिए, कब हमारे लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो बेस्ट सूटेड होती हैं। सबसे पहले जब हमारी कॉस्ट जो है वो हमें लो चाहिए हो, क्योंकि जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं वो चीपर होती हैं। जब हमें इजी इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स के साथ काम करना जो है वो इजी होता है। हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल्स की जो डाटा रेट्स हैं वो लो होती हैं। इसलिए जब हमें ज़्यादा हाई स्पीड ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इनकी बैंडविड्थ भी जो है वो लिमिटेड होती है। ट्रांसमिशन ओवर अ शॉर्ट रेंज, जब हमें बहुत कम डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसफर करना होता है, बिकॉज आपको पता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में आपका सिर्फ 100 मीटर्स का सेगमेंट जो है वो होता है, इसलिए हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ही अगर ट्रांसमिशंस करने हैं तो उसके लिए ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं वो हैं, इफ यूज्ड फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन एम्पलीफायर रिक्वायर एवरी 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर। अगर आपका जो नेटवर्क है उसमें आपने उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज किए हैं और आप उस नेटवर्क में एनालॉग ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो आपको हर 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एम्पलीफायर्स यूज करने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपके जो सिग्नल हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। अगर आप डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं उस नेटवर्क के थ्रू, तो आपको हर 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो रिपीटर्स प्लेस करने पड़ेंगे। और अगर आपका जो इथरनेट है वो फास्ट है तो ये जो है वो आपको हर 100 मीटर्स पे करने की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट जो है वो सिर्फ 100 मीटर्स का ही होता है। तो अगर आप फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका जो सेगमेंट है तो आपके जो रिपीटर्स हैं वो आफ्टर एवरी 100 मीटर्स प्लेस्ड होने चाहिए। ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइज, जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं उनमें इंटरफेरेंस और नॉइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब आपने ट्विस्टेड पेयर केबल सेलेक्ट किए हैं तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो पहले आपको कि आप ट्विस्टेड पेयर केबल को किस सिचुएशन में चूज कर सकते हो, वो आपको 4 पॉइंट्स गिवन है कि जब आपको लो कॉस्ट चाहिए हो, इजी इंस्टॉलेशन चाहिए हो, आपके हाई डाटा ट्रांसमिशन स्पीड की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है और आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है वो डाटा ट्रांसमिट करना है, उन सिचुएशंस में आप ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूज कर सकते हैं। और जब आपने ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज किया है तो आपको माइंड में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए कि अगर एनालॉग ट्रांसमिशन है तो हर 5 to 6 किलोमीटर पे आपको एम्पलीफायर प्लेस करना है, अदरवाइज सिग्नल डिग्रेड हो जाएगा। अगर आपका डिजिटल ट्रांसमिशन है तो रिपीटर्स की जरूरत हर 2 से 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे पड़ेगी। और वहीं अगर आप फास्ट इथरनेट यूज कर रहे हैं तो रिपीटर्स जो हैं वो आफ्टर एवरी 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो नेटवर्क है उसमें इंटरफेरेंस और नॉइजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज चूजिंग कोएक्सियल केबल। हम जो है वो कोएक्सियल केबल किस किस सिचुएशन में चूज करते हैं। फर्स्ट वन इज टेलीविजन सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू टेक प्लेस। जब हमें टीवी सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट करने होते हैं उसके लिए हम कोएक्सियल केबल्स का यूज करते हैं, फिर चाहे वो एयर टू टीवी हो या फिर केबल टीवी हो। सेकेंड वन इज अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन चाहिए होता है विच कैन कैरी 10,000 वॉइस कॉल्स साइमल्टेनियसली, तो उस केस में भी हमारी कोएक्सियल केबल्स जो हैं वो बहुत यूजफुल होती हैं कि अगर हमें मल्टीपल वॉइस कॉल्स एक साथ प्लेस करने हैं तो हम कोएक्सियल केबल्स का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक रिक्वायर्ड, अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे कंप्यूटर सिस्टम्स को लिंक करना है उसके लिए भी आप कोएक्सियल केबल्स को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क्स आर टू बी फॉर्म्ड अमंग सम कंप्यूटर्स। कुछ कंप्यूटर्स के साथ अगर आपको लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करना है उस केस में भी आप कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हो। बट जब आपने कोएक्सियल केबल सेलेक्ट की है अपने नेटवर्क के लिए तो उसके बाद आपको कौन से फैक्टर्स जो हैं वो माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट वन इज इफ़ यू आर यूजिंग
analog transmission, then amplifiers are required after every 5 to 6 kilometer, and if you are using digital transmission then repeaters are required after every 1 kilometer. तो अगर आप कोएक्सियल केबल्स के थ्रू जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एनालॉग फॉर्म में है, अगर आप एनालॉग ट्रांसमिशन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको हर 5 to 6 किलोमीटर्स पे एम्पलीफायर प्लेस करने की ज़रूरत होती है, और अगर आप डिजिटल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो उस केस में आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर जो है वो रिपीटर्स की ज़रूरत पड़ती है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हेन टू चूज़ फाइबर ऑप्टिकल्स केबल, कि आपको फाइबर ऑप्टिक केबल्स की ज़रूरत जो है वो कब होती है. ग्रेटर डाटा कैपेसिटी रिक्वायर्ड, डाटा रेट्स ऑफ 100 Gbps. जब आपको हायर डाटा कैपेसिटी रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होता है, आपको डाटा रेट जो है वो 100 Gbps में चाहिए होती है, उस केस में हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें लोअर अटेन्यूएशन चाहिए, यानी कि जो नॉइज़ है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस जो है वो ना के बराबर हो, तो उस केस में भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ करते हैं. सिक्योर ट्रांसमिशन इज़ डिज़ायर्ड. अगर हमें जो ट्रांसमिशन है वो सिक्योर चाहिए होता है, सिक्योरिटी हमारा मेन कंसर्न होती है, उस केस में भी आप ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज़ कर सकते हो. और फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी कॉस्ट जो है अगर आपको मैटर नहीं कर सकती, आप कोई भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव गाइडेड मीडिया यूज़ कर सकते हैं, तो उस केस में आपके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो ऑप्टिक फाइबर्स होनी चाहिए. Now another important factor that if you are using optical fiber cable, then which thing you should have to keep in mind, you need to place repeaters after every tens of kilometer at least. आपको जो रिपीटर्स हैं, जो एम्पलीफायर्स होते हैं, वो हर 10 किलोमीटर्स पे प्लेस करने चाहिए. ग्रेटर रिपीटर स्पेसिंग, यहाँ पे आपकी जो रिपीटर्स की प्लेसमेंट है वो उसका डिस्टेंस जो है वो कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल से कहीं ज़्यादा होता है. वहाँ पे आप एनालॉग में 5 to 6 और डिजिटल में इवन आफ्टर 1 किलोमीटर आप जो है वो रिपीटर प्लेस कर रहे थे, बट ऑप्टिकल फाइबर केबल में आपको एटलीस्ट 10 किलोमीटर का जो स्पेस है वो आप बिना किसी रिपीटर के कवर कर सकते हैं. ये था सारा गाइडेड मीडिया के बारे में. अब आ जाते हैं अनगाइडेड मीडिया पे. अगर आपको रेडियो वेव्स चूज़ करनी है, यानी कि रेडियो वेव्स जो हैं वो आप किन सिचुएशंस में चूज़ कर सकते हो, जब आपको लार्जर डिस्टेंस कवर करने होते हैं, जब आपको ये चाहिए हो कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो वॉल्स और बिल्डिंग्स को पेनिट्रेट कर सके, यानी कि वॉल्स और बिल्डिंग्स के थ्रू जा सकें, जब आपका ट्रांसमिशन जो है वो ऑमनी डायरेक्शनल हो, यानी कि हर डायरेक्शन में आपको जो है वो डाटा ट्रांसमिट करना हो, उस केस में रेडियो वेव्स जो हैं वो हमारा बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया होती हैं. क्योंकि यहाँ पे कोई केबलिंग नहीं होती, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो इजीली कवर किया जा सकता है, और रेडियो वेव्स जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स को इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं, चाहे फिर वो आपकी वॉल्स हो, बिल्डिंग्स हो, माउंटेन्स हो, कुछ भी हो. और ये जो वेव्स हैं वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, इसलिए ऑमनी डायरेक्शन ट्रांसमिशन के लिए भी रेडियो वेव्स जो हैं वो एक बेटर चॉइस होती हैं. अब जो एक चीज़ मेन ध्यान में रखने वाली होती है वो ये कि वेव्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, तो इनके हेल्थ हैज़ार्ड्स जो हैं वो होती हैं. तो ये इशू भी हमें जो है हमेशा माइंड में रखना चाहिए. नेक्स्ट वन, व्हेन टू चूज माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. ट्रांसमिशन शुड बी इन डायरेक्शनल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन. माइक्रोवेव में हमने पढ़ा था कि इसमें लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जो डाटा है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. तो इसलिए अगर आपको डाटा को स्ट्रेट डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में भेजना है, तो आपके लिए माइक्रोवेव जो है एक अच्छा ऑप्शन होती है. चीपर देन अदर अनगाइडेड मीडिया. माइक्रोवेव्स जो हैं वो बाकी के अनगाइडेड मीडिया जैसे कि रेडियो वेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में काफ़ी लेस एक्सपेंसिव होती हैं. कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज. और जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विसेज होती हैं उनके लिए हम माइक्रोवेव्स का यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज़, अगर आप माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या होने चाहिए कि आपको हर 30 माइल्स पे रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइक्रोवेव जो है वो लाइन ऑफ साइट पे वर्क करती हैं, यानी कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं, और हमारी जो अर्थ है वो राउंड फॉर्म में होती है, और अर्थ के कर्वेचर की वजह से जब आपका डाटा ट्रांसमिट कर रहा है
तो हर 30 माइल्स के बाद जो है अगर आपने रिपीटर प्लेस नहीं किया तो वहाँ पे जो है आपका डाटा को ऑब्स्टेकल्स मिलेंगी और वो डाटा की जो लाइन ऑफ साइट है वो चेंज हो जाएगी कि अगर वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ही चलता रहा 30 माइल्स के बाद भी तो वो कहीं मतलब डेस्टिनेशन पे अपनी कभी रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो राउंड शेप में है और आपकी जो लाइन अगर एक स्ट्रेट लाइन आप करेंगे तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू आप अर्थ पे कभी भी डेस्टिनेशंस पे डाटा को नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए हम सिर्फ 30 माइल्स का डिस्टेंस लेके चलते हैं कि एक बार स्ट्रेट लाइन में वो 30 माइल्स कवर करेगा और 30 माइल्स के बाद हम रिपीटर प्लेस करते हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा से एक नई डायरेक्शन में 30 माइल्स को कवर करेगा जो कि डेस्टिनेशन की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी। Now next one is when to choose satellite communication. When the transmission has to take place over a large area of earth. अगर आपको आपके ग्लोब का लार्ज एरिया कवर करना है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको ऑल ओवर द अर्थ ट्रांसमिट करनी है या फिर अर्थ के लार्ज एरिया पे ट्रांसमिट करनी है, तो उसके लिए सैटेलाइट्स जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन होती हैं। Can be used for longer distance television distribution and long distance telephone transmission. जो long distance टेलीविज़न सिग्नल्स होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सिग्नल्स होते हैं, उनके लिए भी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस का यूज़ जो है वो किया जाता है। अगर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो चीज़ मेनली ध्यान में रखनी चाहिए वो है एक्सपेंसिव टावर्स एंड रिपीटर की। अगर आप सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका टावर्स और रिपीटर्स पे काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। Subject to interference such as passing airplanes and rain. वेदर कंडीशन और जो आपके एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उनसे भी इनके सिग्नल्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन टू चूज़ इंफ्रारेड। जब आपको जो आपका ट्रांसमिशन है वो बिना किसी लाइसेंसिंग के चाहिए होता है और विद इन अ रूम आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, तो उस केस में इंफ्रारेड रेज जो हैं वो बेस्ट सॉल्यूशन होती हैं। जैसे कि आपके टीवी का रिमोट होता है, आपकी टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, ये सब जो है वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स। जो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं वो सॉलिड वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। यही एक मेन चीज़ है जिससे कि इंफ्रारेड कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। आप कभी भी ट्राई कर लीजिएगा कि अगर आपका टीवी दूसरे रूम में है तो आप किसी दूसरे रूम में जाकर अगर रिमोट से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। जिस रूम में आपका टीवी है आप उसी रूम में रहकर रिमोट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है आपका इंफ्रारेड रेज कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे आपको देखिए एक एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल में आपको एक नेटवर्क दिया गया है। Lentastic Corporation caters to many high-profile clients and has 6 buildings where it run its operation. और यहाँ पे जो है ये एरोज के ऊपर जो आपका मेंशन है ये ऑफिसेस के बीच का डिस्टेंस है, और जो ब्रैकेट्स में आपको गिवन है ये आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ये आपको यहाँ पे मेंशन भी है। द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स आर शोन थ्रू द एरोज इन द अबव डायग्राम एंड द नंबर इन ब्रैकेट्स इंडिकेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग। और यहाँ से ये आपको गिवन भी है, बिल्डिंग प्रो हैज़ 55 कंप्यूटर। ये वाली जो बिल्डिंग है इसके पास 55 कंप्यूटर्स हैं। बिल्डिंग ग्रेसेल हैज़ 185 कंप्यूटर्स, डेट इज़ यहाँ पे आपके पास ग्रेसेल के पास 185 कंप्यूटर्स हैं। बिल्डिंग विजार्ड के पास 60 कंप्यूटर्स हैं। बिल्डिंग रोबो के पास आपके 55 कंप्यूटर्स हैं एंड बिल्डिंग मास्टर के पास आपके 70 कंप्यूटर्स हैं। तो आपके पास यहाँ 5 बिल्डिंग्स है, हर बिल्डिंग के नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आपको दिए गए हैं और उनके बीच में जो कनेक्शन है उनका डिस्टेंस जो है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। अब इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और वो क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। ये एग्जाम्पल आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आज की क्लास में हमने जितना भी किया वो सारा एप्लीकेशन बेस्ड था, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एग्जाम में हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम आते हैं। आपको सिचुएशन दी जाती है और वहाँ आपको 1 वर्ड या 1 लाइन आंसर प्रोवाइड करना होता है।
कई बार आंसर आपको सिर्फ यस और नो में भी प्रोवाइड करना होता है, जबकि आपको मार्क्स डायरेक्टली 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरीके से उसके मिलते हैं। तो यहाँ पे सारा सिर्फ माइंड गेम होता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उन्हें आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सजेस्ट द पॉसिबल केबल लेआउट फॉर द बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल लेआउट जो है वो क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो बुक में जो आपको गिवन है उसमें कुछ मिस्टेक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस डायग्राम के थ्रू खुद से ये आइडेंटिफाई करें कि बेस्ट लेआउट जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस बिल्डिंग से जो है वो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी ये बिल्डिंग जो है ग्रे सेल से 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और रोबो से 120 मीटर्स के डिस्टेंस पे। तो हम जो है हम शॉर्टेस्ट लेंथ के बेसिस पे कवर करते चलते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट कौन सा है, 50 मीटर्स। तो हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग का ग्रे सेल से कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर देंगे। तो यहाँ हमारा 50 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर हो गया। अब आगे ग्रे सेल जो है वो रोबो से भी कनेक्टेड है, मास्टर से भी, विजार्ड से भी, लेकिन किसके बीच का डिस्टेंस कितना है हमें वो चेक करना है। ग्रे सेल जो है विजार्ड से जब कनेक्टेड है तो 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, मास्टर से 65 मीटर्स के और रोबो से 45। लीस्ट डिस्टेंस किनके बीच में है, ग्रे सेल और विजार्ड के बीच में। तो हम इनके बीच में कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर देंगे। अब नेक्स्ट, अब हमें विजार्ड से रोबो और मास्टर तक पहुंचना है, क्योंकि हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है जहां पे सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हों। तो विजार्ड से रोबो जो है वो 30 मीटर्स के डिस्टेंस पे है और मास्टर जो है वो 35 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे लोअर वन कौन सा है, 30 मीटर्स। हम इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है कि रोबो जो है अब वो उसे आपको मास्टर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक ही लिंक है 40 मीटर्स, आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखिए, अगर आप रोबो और मास्टर को कनेक्ट करते हैं तो ये 40 मीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप विजार्ड और मास्टर को कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास 35 मीटर्स का डिस्टेंस है। और इसके थ्रू भी जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है, आपकी सारी नोड्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगी। तो एक जो पॉसिबल लेआउट है वो तो ये है कि आप इस तरीके से इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर दो और इसमें आपका टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 50 + 30 80, 80 + 30 आपका हो जाएगा 110 एंड 145 मीटर्स। ये आपका 145 मीटर्स हो गया। दूसरा जो पॉसिबल लेआउट हो सकता है वो क्या, कि यहाँ पे जो है आप इस लिंक की बजाय आप कौन सा लिंक सेलेक्ट करो, ये वाला लिंक सेलेक्ट करो। इससे भी आपकी सारी नोड्स कनेक्टेड हैं। अब इस केस में आपका डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 50 + 30 80, 80 30 110 एंड 40 150 मीटर्स का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बेसिस पे आप जो है बेस्ट पॉसिबल लेआउट को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में देखिए, आपकी बुक में आपको यहाँ पे 2 लेआउट जो हैं वो दिए गए हैं। एक आपका ये वाला लेआउट गिवन है और एक आपका ये वाला लेआउट गिवन है। यहाँ पे आपका दोनों में ही डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू जो लेआउट हमने अभी अभी डिस्कस किया है उसके कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वुड यू सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ सर्वर। अब सर्वर की प्लेसमेंट को जो है वो कहाँ पर सजेस्ट करेंगे, तो जहाँ पे जिस बिल्डिंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे उस बिल्डिंग में जो है हम सर्वर को प्लेस करेंगे। और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो ग्रे सेल में सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए सर्वर की लोकेशन जो है वो कहाँ पे होगी, ग्रे सेल में। तो एज पर द 80-20 रूल द सर्वर शुड बी प्लेस्ड इन द बिल्डिंग विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, thus we suggest that the server should be placed in ग्रे सेल बिल्डिंग। तो इसलिए सर्वर जो है वो ग्रे सेल बिल्डिंग में होना चाहिए। Now next question is suggest the cable type that should be used। कौन सी केबल टाइप जो है वो आपको यूज करनी चाहिए। यहाँ पे आपके लिए थिकनेट कोएक्सियल केबल्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो अप टू 500 मीटर्स का डिस्टेंस जो है आप इजीली कवर कर सकते हो थिकनेट कोएक्स की केबल से। और आपके जो नेटवर्किंग है यहाँ पे आपका आप कोई भी लेआउट कोई भी टोपोलॉजी सेलेक्ट करो, आपका डिस्टेंस जो है वो 500 मीटर्स से लेस ही रहेगा, इसलिए थिकनेट कोएक्स जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
Next one is the management wants that the network traffic should be minimized. For this, which network device would you suggest out of the following device and why? हब, रिपीटर और ब्रिज में से आप कौन सा डिवाइस यूज करेंगे जिससे कि आप नेटवर्क ट्रैफिक को जो है वो मिनिमाइज कर सको। अब आप यहाँ पर देखिए कि तीनों का रोल क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। हब जो है वो क्या करता है, एक नोड से इंफॉर्मेशन आई उसे बाकी नोड्स पे ट्रांसमिट कर दिया। रिपीटर का काम क्या होता है कि वो सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसके पास जो भी सिग्नल आया वो उस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा और उसके बाद जो भी उसका डेस्टिनेशन है उसे उस तक पहुंचा देगा। तो रिपीटर का जो है वो कनेक्टिविटी में और ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है कि ब्रिज जो है वो एक स्मार्ट डिवाइस होता है, उसके थ्रू आप दो बिल्डिंग्स को या दो नेटवर्क्स को जब कनेक्ट करते हैं तो ब्रिज क्या करता है, जब आपके पास एक सोर्स से इंफॉर्मेशन आती है तो वो उस इंफॉर्मेशन का डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो चेक करता है। अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस उसी एरिया का होता है, उसी नेटवर्क का होता है जहाँ पे वो सोर्स इस्टेब्लिश है, तो वो ब्रिज उसे वापस उसी नेटवर्क में भेज देता है, वो उसे ब्रिज को क्रॉस करने नहीं देता है। लेकिन अगर उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो दूसरे बिल्डिंग का होता है तो फिर वो उसे ब्रिज क्रॉस करने देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है नेटवर्क ट्रैफिक को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ब्रिजेस है, क्योंकि यहाँ पे अब आपने यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ब्रिज को इस्टेब्लिश किया तो ब्रिज क्या करेगा, अगर इन 55 कंप्यूटर्स में से किसी कंप्यूटर ने डाटा भेजा और उस डाटा का डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो इन्हीं में से किसी होस्ट का है तो वो उसे ब्रिज को क्रॉस करने नहीं देगा, वापस प्रो बिल्डिंग में भेज देगा। और अगर वो किसी और बिल्डिंग के लिए डेस्टाइन है तो वो उसे आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो इसलिए ब्रिजेस जो हैं वो हमारे ट्रैफिक को मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारा इन डिवाइसेस में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, ब्रिज है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, टू मिनिमाइज ट्रैफिक वी शुड ट्राई टू स्टॉप डाटा ब्रॉडकास्ट एंड फॉर दिस ब्रिज इज आइडियली सुटेड। अगर हमें ट्रैफिक को मिनिमाइज करना है तो हमें डाटा की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो रोकनी होती है और उसके लिए ब्रिज जो है वो सबसे बेटर ऑप्शन है। दिस इज बिकॉज ब्रिज डज नॉट ब्रॉडकास्ट डाटा, रादर इट आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन सेगमेंट डिपेंडिंग अपॉन द रिसीवर्स मैक एड्रेस। वो डाटा को ब्रॉडकास्ट नहीं करता बल्कि डेस्टिनेशन एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है और उसके बेसिस पे डाटा को ट्रांसमिट करता है उस नेटवर्क में जहाँ पे कि आपका डेस्टिनेशन सिस्टम अवेलेबल होता है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आप एक और चीज देख सकते हैं, अभी जो हमने लेआउट डिस्कस किया वो लेआउट हमने डिस्कस किया मिनिमम डिस्टेंस के बेसिस पे, लेकिन अगर आपको यहाँ टोपोलॉजी के बेसिस पे लेआउट सेलेक्ट करना हो कि आपके लिए जो है वो कौन सा लेआउट जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा, तो मिनिमम केबलिंग के लिए हम या तो स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं या तो फिर बस टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ये गिवन हो कि आपके लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है वो इस नेटवर्क में बेस्ट रहेंगी, अगर आपके पास इस तरीके का नेटवर्क है तो यहाँ पे आप स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ग्रे सेल जो है वो बाकी की चारों नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनफैक्ट जो रोबो है वो भी आपकी बाकी नोड्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। विजार्ड, मास्टर और प्रो जो बिल्डिंग्स हैं वो बाकी नोड्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट ग्रे सेल और रोबो में से दोनों में से कोई भी जो है वो कंसंट्रेटर की तरह एक्ट कर सकती है क्योंकि वो बाकी की नोड्स से कनेक्टेड है। बट अगर आप रोबो से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, इसलिए आप ग्रे सेल से बाकी के सारे नोड्स को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, बट नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है वो अपने आप में एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा सारा था वो एप्लीकेशन बेस्ड था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, क्योंकि ये क्लियर होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो। तो कहीं भी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
इसमें आपके इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, हम आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाने वाले हैं ताकि आपको रिवीजन में जो है वो इजी हो। और अगर आपने क्लास में या ऑनलाइन क्लासेस में आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।